हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और सभी ठीक है भाई। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया था बेसिक पार्ट इंट्रोडक्शन जो है फिजिक्स का था, और हमने सिर्फ फिजिक्स की डेफिनेशन तक ही बताया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम चलते हैं उससे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, उसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। तो टॉपिक यहां से शुरू होता है हमारा फंडामेंटल फोर्सेस, और फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, दो चीजें हैं हमारे पास में, एक है ग्रेविटेशन और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों चीजों में माइनर सा डिफरेंस है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी का मतलब क्या है? इट इज ए पुल एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। जो अर्थ फोर्स लगाएगी, जो अर्थ फोर्स लगाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे उसको खींचने के लिए, उसको नाम देते हैं ग्रेविटी। और किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स बनेगा उस फोर्स को नाम दिया जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। जो मास की वजह से बनता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन नाम का एक साइंटिस्ट था भाई। ठीक है, आप लोगों ने स्टोरी सुनी कि उसकी किसी पेड़ के नीचे बैठा था। उस पेड़ का नाम, जो एक पेड़ था वो एप्पल का पेड़ था, और एप्पल उसे नीचे गिरी थी। तो उसने सोचा भाई नीचे क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं गई? ठीक है, बीच में क्यों नहीं रुकी? तो उसने इसके बिहाफ पे एक्सपेरिमेंट किया था, और उसने ये फॉर्मूला बताया हमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल पुल का, जिसको नाम दिया गया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था भाई? ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या चीज थी भाई? दो ऑब्जेक्ट हमारे पास में अगर है, एक है मास m1 की, एक है मास m2 की, बीच की सेपरेशन r है, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स होगा। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मास की प्रोडक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। इसको बराबर करने के लिए हमने कांस्टेंट अप्लाई किया। दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये G हमारे पास में क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी हमारे पास में क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक हो गया? देखो चीजें, वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी, मेमोराइज करनी पड़ेगी, लेकिन यूनिट का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूले में से डराइव कर सकते हैं। कैसे? जी किसके बराबर होगा बताओ? Fr² अपॉन m1 m2, फोर्स यूनिट न्यूटन, r स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, और इसके भी किलोग्राम, इसके भी किलोग्राम, तो बढ़ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर ऊपर जाके माइनस। ठीक है, तो ये यूनिट आनी जो मैंने यहाँ लिखी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इसकी वही प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट पॉइंट बताया, इट इज सेंट्रल फोर्स। इट इज सेंट्रल फोर्स। ठीक है, सेंट्रल फोर्स का मीनिंग समझते हो? सेंट्रल फोर्स का मतलब है जो फोर्स होगा वो सेंटर ऑफ मास के बीच में लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है जिस पॉइंट के ऊपर पूरी बॉडी का मास सेंटर्ड हो। सो इट इज ए सेंट्रल फोर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमें बताया भाई, क्या चीज भाई? इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लो। इनवर्स स्क्वायर लो को फॉलो करता है। मतलब जिस किसी फॉर्मूले में आपको नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर दिखाई देता है, दैट मींस इट इज फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लो। थर्ड हमारे पास में है भाई, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? ऐसा फोर्स जो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको नाम दिया जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ के ऊपर भी डिपेंडेंट है। जैसे कि मान लिया भाई एक आदमी को यहाँ से दिल्ली जाना है,
ठीक है। तो दिल्ली जाने के लिए उसके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, तो जो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे इसी रास्ते से जाना है, इसी पाथ से जाना है, दैट विल बी नॉन कंजर्वेटिव क्वांटिटी, ठीक है। और जो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बस चलना यहाँ से या पहुंचना वहां पे है, तो पाथ के ऊपर जो डिपेंड नहीं करता वो क्या कहलाएगी, कंजर्वेटिव क्वांटिटी। भाई ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है तो वो पाथ थोड़ी दिखा जाएगा कि भाई वो किस पाथ से स्ट्रेट गया है, कि पैराबोलिक पाथ फॉलो किया उसने, दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय इट। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास में भाई रिएक्शन एंड एक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक हो गया भाई। इस बात का मीनिंग क्या है कि पहला जो मास है वो दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा, दूसरा जो मास है वो पहले पे फोर्स लगाएगा, और दोनों जो मासेस है वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। इसका मतलब F12 बराबर होगा माइनस ऑफ F21 के, ठीक हो गया भाई। ये हमारे पास में है F12 का मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, इसका मतलब फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक हो गया भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में है भाई इट इज वीक फोर्स, इट इज वीक फोर्स बट एक्ट्स एट लॉन्ग डिस्टेंस ऑल्सो, ठीक है। वीक फोर्स है लेकिन लंबी दूरी पे भी काम करता है। कैसे हुई, एक बात बताओ, दो मैग्नेट अगर लेंगे तो नजदीक रखेंगे तो अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, लेकिन ज्यादा दूर रख देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ इसकी कि मैं एक ऑब्जेक्ट को एक मंजिल से नीचे फेंक रहा हूं तब भी गिर रही है, वो 50 मंजिल डालूंगा तब भी नीचे गिर रही है, सो वी कैन से दिस इज लॉन्ग रेंज फोर्स बट इट इज ए वीक फोर्स। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज है भाई, इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है भाई, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगे तो वहां जो फोर्स बनेगा जो उन दोनों के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। व्हाट इज रिलेटिव मोशन, जैसे कि मान लिया मैं कहता हूं 40 की स्पीड से कोई कार चल रही है रोड के ऊपर, इस बात का मीनिंग क्या समझते हैं आप, इसका मीनिंग है कि कार की स्पीड रोड के रिस्पेक्ट में 40 थी, रोड तो 0 पे था, कार की स्पीड 40 थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी कार की कितनी हुई 40। तो इसका मतलब जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, जैसे कि मान लीजिए ये रेस्ट फॉर्म में है और मैं इसके ऊपर हाथ को मूव कर रहा हूं, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बन रहा है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इनके मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है, द फोर्स व्हिच अपोज रिलेटिव मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। द फोर्स व्हिच अपोज relative motion of two objects, ठीक हो गया भाई। इन कॉन्टैक्ट, ध्यान रहे कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए ऑब्जेक्ट, तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनेगा। अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है तो बस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा। मैं कहूँ मैं यहाँ धरती पे खड़ा हूँ और हवाई जहाज जो है 50 किलोमीटर ऊपर या 1 किलोमीटर ऊपर मेरे ऊपर जा रहा है, तो क्या उस हवाई जहाज और मेरे बीच फ्रिक्शन बनेगा, नहीं बनेगा भाई, क्यों, कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसको हमने क्लासिफाई किया 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट हमारे पास में है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सेकंड हमारे पास में है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। थर्ड हमारे पास है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है, जब ऑब्जेक्ट एक्चुअली एट रेस्ट कंडीशन हो उसको नाम दिया जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट एट वर्ज ऑफ मोशन हो उसको क्या नाम देंगे हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वर्ज ऑफ मोशन, ठीक है। वर्ज ऑफ मोशन मतलब चलने वाली है लेकिन चल नहीं रही है। और काइनेटिक में क्या होगा, जब एक्चुअली मोशन में होगी ऑब्जेक्ट
उस टाइम पे अप्लाइड फोर्स जो था वो ज्यादा होगा। सपोज ये मेरे पास था अप्लाइड फोर्स P, इस तरह था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी देन दैट ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या है, वहां ऑब्जेक्ट मोशन में तो है बट फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है भाई, तो हमारे पास थे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, दो कैटेगरीज है हमारे पास में, वन इज रोलिंग फ्रिक्शन, सेकंड इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हमारे पास चैप्टर आएगा लॉज ऑफ मोशन, उसका बी पार्ट है फ्रिक्शन, वहां करेंगे हम। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था इस फर्स्ट चैप्टर में। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रही हो, जितनी भी गाड़ियां हैं वहां कौन सा फ्रिक्शन बनता है, रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि टायर रोल होकर चलता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रही है उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसको नाम देंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एग्जांपल लेके चलते हैं, स्कूल में आपने फिसल पट्टी देखी होगी, स्लाइडर, तो उसके ऊपर बच्चे फिसलते हैं, तो किसकी वजह से फिसल पाते हैं, किसकी वजह से फिसल पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो वहां कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसके बीच में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर टू ऑल? ओके, थैंक यू वेरी मच।